स्टूडेंट, आज मैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा के प्रथम यूनिट का नया चैप्टर लेके आया हूँ। आरटी 2000 का क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम चर्चा बात करेंगे। कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, इससे संबंधित बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 2002 में, यानी सन 2002 में 86वें संशोधन के हुआ। जब संविधान में 86वां संशोधन हुआ, 86वां संशोधन हुआ, संविधान के अंतर्गत 86वां संशोधन करके 21A को जोड़ा गया, यानी 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें 21A के अंतर्गत सभी यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इधर लिख देता हूं, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी किया गया, यानी अनिवार्य रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए। अनुच्छेद 21A यानी 21A या 21 का, दोनों कह सकते हो, 21A या 21 का के अंतर्गत ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये इसके 21A के अंतर्गत किया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्य शिक्षा का जो प्रारंभिक इतिहास चला आ रहा है, ये हमारा चला आ रहा है 18 मार्च 1910। 18 मार्च 1910 से हमारे जो स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने इस प्रावधान को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था सबसे पहले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने इस प्रावधान को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था, और उस समय विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारियों और समस्याओं के कारण इस जो प्रावधान को ब्रिटिश सरकार ने अमान्य कर दिया। ठीक है, इसको माना नहीं, और उसके बाद बहुत सारे आजादी प्राप्त हुई। आजादी प्राप्ति के बाद अनुच्छेद 43 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत आपको 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए की व्यवस्था करें। यानी संविधान को 10 वर्ष लागू होने के अंतर्गत व्यवस्था करें। अगर उसमें एक शर्ती की व्यवस्था करें, अगर राज्य उस स्थिति में है कि व्यवस्था कर सकता है तो वो व्यवस्था करे, यानी अन्यथा व्यवस्था करने की कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं था कि राज्य करे ही करे। पर 86वां संशोधन हुआ 2002 में। 86वें संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को बनाया गया, और 21 के अंतर्गत ये इस प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार में, यानी मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको शिक्षा दी। इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए, यानी बात करते हैं, देखिए 21A अनुच्छेद 21A को व्यवहारिक रूप देने के लिए RTE 2009 की स्थापना की गई। यानी इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए, 2009 की स्थापना की गई।
यानी इसकी जो कुछ डेटे हैं इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चार अगस्त 2009 को आरटीई 2009 का यानी राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आरटीई का प्रस्ताव संसद में पारित किया गया, या ये कह सकते हैं पारित किया गया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया और इसी के आधार पर 27 अगस्त 2009 को 27 अगस्त 2009 को इस जो प्रावधान है, जो एक्ट बनाया गया आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो बनाया गया, उसको 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन, यानी 27 अगस्त 2009 से पहले राष्ट्रपति इसका अनुमोदित कर चुके थे कि इसको लागू कर दिया जाए, और 27 अगस्त 2009 को हमारे जो राजपत्र होता है, राजपत्र हमारे जो किसी भी संवैधानिक तौर पे अगर किसी चीज को जोड़ा जाता है या कोई कार्यक्रम को बनाया जाता है, उसको हम राजपत्र प्रकाशित करते हैं, यानी 27 अगस्त 2009 को हमारे राजपत्र पर इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है, 27 अगस्त 2009 और 1 अप्रैल जब प्रकाशित किया गया, पर जिसको उस समय तक जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय जो राष्ट्रपति जिन्होंने अनुमोदित किया था, उस समय जो राष्ट्रपति कौन थे, उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, यानी और राष्ट्रपति, और उन्हीं के अनुमोदित करने के बाद 27 अगस्त 2009 को इसको अधिनियम को राज्यपत्र पर प्रकाशित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया। बस सिर्फ 2 स्थानों को छोड़, कहां, किसी राज्य को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़, JNK यानी जम्मू और कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में ये 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। क्लियर? मैंने आपको बताया था 21A के लिए कि 21A को भी इसी अनुच्छेद को सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 को ही लागू किया गया, यानी इस अधिनियम के तहत ही 21A को यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था आरटीई 2009 को, यानी जो अधिनियम आरटीई 2009 अधिनियम बनाया गया उसको 1 अप्रैल 2009 को पारित कर दिया। इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था की गई थी 1.71 लाख 1.71 लाख
करोड़ रुपए, 1.71 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रति 5 वर्ष में सरकार ने इस पर जो खर्च करने का मॉडल बनाया कि प्रति 5 वर्ष में 1.71 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, उसमें 25,000 करोड़ वित्त आयोग के, ठीक है, यानी वित्त आयोग। क्लियर होगी बात? यानी इस समय जो इसको बनाया गया था, इसको लिए यानी 25,000 करोड़ रुपए इसके लिए वित्त आयोग देगा। इस समय से यानी आर्टिकल के इसे मैं घटा देता हूं, आरटीई 2009 में 7 अध्याय 7 अध्याय और 38 खंड है। 38 खंड है यानी 38 भाग है। 7 अध्याय में बचा हुआ और उसमें 38 भाग। ठीक है, इसके आरटीई 2009 की बात की जाए कि इसमें कितने अध्याय? 7 अध्याय और खंड कितने? 38 खंड। ठीक है, अब इसके बात करते हैं पहले अध्याय की। पहले अध्याय में क्या दिया? फर्स्ट चैप्टर जिसमें दे रखा है प्रस्तावना। इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत विद्यालयों के प्रकारों के बारे में विद्यालयों को परिभाषित किया गया है कि किन किन प्रकार के विद्यालय होते हैं, जिसमें पहले सरकार द्वारा स्थापित नियमित विद्यालय, यानी सरकार द्वारा स्थापित नियमित विद्यालय यानी प्रतिदिन चलने वाले पूरे यानी शैक्षिक कार्यक्रमों के अकॉर्डिंग चलने वाले जो हमारे विद्यालय के समय बताए गए विद्यालय के जिस प्रकार शैक्षिक कार्यक्रम बनाया गया है हमारी शिक्षा को, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों को नियमित विद्यालय। ठीक है, यानी नियमित विद्यालय यानी शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत चलने वाले, यानी जो सरकार द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किए गए उनके रूप से नियमित रूप से चलने वाले विद्यालयों को हम क्या कहते हैं? नियमित विद्यालय कहते हैं। यानी ये विद्यालय यानी सरकार के द्वारा स्थापित विद्यालय थे। और दूसरा था सरकार द्वारा निजी विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदानित यानी सरकार यानी निजी विद्यालय यानी एडेड स्कूल जो होते हैं, आपके एडेड स्कूलों की बात की गई है कि वो विद्यालय जो यानी प्रबंधन के अकॉर्डिंग होते हैं या प्रबंधन के अंडर में होते हैं और उसको जो देख रेख करता है वो वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं विद्यालय को वो देख रेख करते हैं, उनकी देख रेख में इन विद्यालयों को संचालित करता है। पर जो भी खर्चा होता है विद्यालय का उसको सरकार वहन करती है, यानी टीचरों की सैलरी वगैरह जो भी है एजुकेशन पर जो खर्चा है यानी सरकार द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है उन्हें चलाने। एक तो सरकार द्वारा स्थापित यानी सरकार द्वारा जो प्राथमिक जो हमारे सरकारी विद्यालय और एक जो एडेड स्कूल्स होते हैं उनकी बात की गई है, जो उन्हें कहते हैं अर्ध सरकारी या निजी विद्यालय जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त किया जाए, यानी उन्हें अर्ध सरकारी भी हम कहते हैं। इसके बाद आता है आपके नंबर 3 पर आता है
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, ठीक है, नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और विशेष श्रेणी के विद्यालय, विशेष श्रेणी के विद्यालय। यानी थर्ड नंबर में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विशेष श्रेणी के विद्यालय। ये केंद्रीय विद्यालय यानी आपके जो केवीएच है, और नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, यानी जो नवोदय विद्यालय निषेधों में वगैरह में पाए होते हैं उस प्रकार के जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, इनको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। उसी के अनुरूप होता है विशेष श्रेणी के विद्यालय। विशेष श्रेणी के विद्यालय जो इस प्रकार के, उनके लिए बात करें विशेष श्रेणी के यानी प्रशिक्षण संबंधी विद्यालय जो इस प्रकार के होते हैं जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, और स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं सरकार द्वारा, स्पेशल स्कूल जो इसके अंतर्गत आते हैं विशेष श्रेणी के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं निजी विद्यालय। अब प्राप्त करते हैं अनुदान न प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय। यानी अनुदान न प्राप्त करने वाले, यानी सरकार के द्वारा उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाती, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्रदान की जाती है, कोई भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है, उस प्रकार के निजी विद्यालय को हम निजी विद्यालय कहते हैं, यानी प्राइवेट स्कूल्स जो है हमारे वो सभी प्रकार, ठीक है। यानी निजी विद्यालय ये भी है, पर इनका वहन कौन करता है? सरकार करती है, इसलिए ये अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है। निजी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कार्य तो करते हैं पर ये अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से प्राइवेट विद्यालय होते हैं जो प्रबंधन के ही द्वारा खर्च पर चलाए जाते हैं, इनमें कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का खर्च वहन नहीं करती। यानी ये हमारे 4 प्रकार के विद्यालयों को परिभाषित किया गया, प्रस्तावना के अंतर्गत में विद्यालयों को परिभाषित किया गया, विद्यालयों को परिभाषित किया गया, ठीक है, विद्यालयों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यहाँ तक आगे का चैप्टर इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। यहाँ तक के लिए